हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन की, जिसमें आपने कहा कि प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं। किसी को आप पेड़ कहते हैं, किसी को आप पौधे कह रहे हैं, किसी को आप झाड़ियाँ कह रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपके पास प्लांट होते हैं। जैसे किसी में फूल लगते हैं तो किसी में फूल नहीं लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण आपने कहा वर्गीकरण का आधार होगा तने की लंबाई, तने की कोमलता, तने की मोटाई और शाखाएं। इसके आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के पौधे आए हैं, जिनमें आपने हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, ट्री यानी कि पेड़ों के बारे में बात की है। ठीक है। चलिए, साथ ही साथ हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास फूलों के आधार पे पौधे आते हैं, जिसमें हमने पुष्पीय व अपुष्पीय पौधों की बात की है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उनमें से आपने पढ़ लिया है यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले हमने बात कर ली है स्टेम यानी कि तने को हमने पढ़ा है। हमने बात की है यहाँ पर पत्ती के बारे में और पत्ती की संरचना क्या होती है, पत्ती में वेनिशन के प्रकार हमने देखे हैं। ठीक है। हाँ, अब हम पत्ती के कार्य के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने पत्ती के 2 कार्य यहाँ पर देखे हैं। 2 कार्य आपने पत्ती के देखे हैं, जिसमें हमने क्या बात की है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है, ट्रांसपिरेशन जिसे कहते हैं, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पत्ती के कार्य के बाद हमारे पास आता है पुष्प, और सबसे पहले हमने पुष्प का जो यहाँ पे चित्र है, यानी कि फूल का जो हमारे पास चित्र आता है या फ्लावर का डायग्राम है, उसके बारे में हमने बात की है। और हमने कहा कि जो फूल है, फूल के 4 भाग होते हैं, जिनमें सबसे पहले सेपल या बाह्य दल की बात हुई है, दूसरा पेटल और या दल की बात हुई है, तीसरा स्टेमन या पुंकेसर की बात हुई है, चौथा है पिस्टल या स्त्री केसर की हमने बात यहाँ पे की है। पेटल्स और सेपल्स को आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या बात की है, हमने कहा कि जो फूल है, फूल का जो नर भाग है, उसे हम स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के 2 भाग होते हैं, एंथर या परागकोश, फिलामेंट या पुंतंतु। ठीक है। दूसरा दूसरा हमने बात की है यहाँ पे पिस्टिल के बारे में। आपने कहा पिस्टिल जो होती है उसके 3 भाग यहाँ पर होते हैं। पिस्टिल के 3 भाग हमारे पास आते हैं। पहला भाग जो हमारे पास आता है वो है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में, जो कि आपने यहाँ पे डायग्राम देखा है। ये जो प्रोसेस होती है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे पॉलिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से यहाँ पर होती है। तो जब भी आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आप 2 चीजें यहाँ पर देखते हैं। हमने कहा पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं, उनमें हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं। पहली चीज है स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज है यहाँ पे फंक्शन। स्ट्रक्चर में हमारे पास आया है फ्लावर। फ्लावर यानी कि फूल का डायग्राम आपने देखा है, या फूल का डायग्राम हमने देखा है। हम बात करेंगे कार्य के बारे में, यानी कि कार्य जो होते हैं फूल के वो क्या होते हैं। तो हमने कहा फूल का जो कार्य होता है वो होता है यहाँ पे प्रजनन। फूल का कार्य क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन के अंतर्गत ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं परागण को,
ठीक है, परागण जो होता है वो प्रजनन के अंतर्गत ही होता है। तो प्रजनन का मतलब क्या है? प्रजनन का मतलब है कि हम पादप में अगर प्रजनन पढ़ रहे हैं तो हमने कहा किसी पादप द्वारा नए पादप का जो जन्म होता है। देखा है आपने पौधों में क्या बनते हैं? आपने कहा बीज बनते हैं। जब उन बीजों को बोया जाता है तो उस बीज से क्या बनेगा? नया पौधा बनता है। कहाँ से बना ये बीज? आपने कहा पादप से। और इस पूरी प्रक्रिया को पादप से बीज और बीज से नया पादप बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रजनन नाम देते हैं। तो आपने कहा कि पादप में बीज बनने के लिए यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे परागण। तो परागण को हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, इस चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। चलिए, अब आपको ध्यान होगा जब हमने फूल की संरचना देखी थी तो हमने कहा फूल की संरचना में हमने एक देखा था स्त्री केसर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्त्री केसर। ठीक है, हम बनाएंगे सबसे पहले स्त्री केसर। उसके बाद स्त्री केसर में हमने कहा स्त्री केसर के अंदर एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल को डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ये हमारे पास आता है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होती है एक एग सेल जिसे हम क्या कहेंगे? एग सेल कहेंगे, या फीमेल गैमेट इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल अभी आपके पास नहीं है। हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास पिस्टिल आती है, सेम हमें बना देना है स्टेमेन। तो ये हमारे पास आता है स्टेमेन, जिसके दो भाग हमने कहे हैं। ठीक है, दो भाग, जिसमें एंथर और क्या होता है? फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर हमने कहा क्या होते हैं? यहाँ पे पॉलन ग्रेन होंगे। तो क्या नाम दिया जाता है इनको? पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। ध्यान रखिए, पराग कण नाम इनका है। ठीक है, पिस्टिल के अगर तीन भागों की बात करें तो इस भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ठीक है, बाकी ये जो आपने कहा नली जैसी संरचना है पतली, उसे हम स्टाइल या वर्तिका कहेंगे। लास्ट जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहेंगे यहाँ पे ओवरी या अंडाशय। तो तीनों भागों के नाम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि चलिए कर लेते हैं। इसे हमने स्टाइल कहा है। आपने पहले भी ये चीजें की हैं, जैसे हमने कहा वर्तिका, ये है जिसे हम कहेंगे ओवरी अंडाशय। तो क्लास 7th में जब आपके पास एक डिटेल में चैप्टर आएगा जिसमें आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब आप इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो हमने कहा जो पराग कण होते हैं, हमने कहा इन पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पॉलिनेशन नाम देते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन या परागण, या इसे कहते हैं परागण। तो ध्यान दीजिए, परागण और परागकण दोनों डिफरेंट थिंग है। ठीक है, परागण जो है यहाँ पे परागण जो है यहाँ पे वो एक प्रोसेसिव प्रक्रिया है। ठीक है, वो एक क्या है? प्रोसेसिव प्रक्रिया है। तो इसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। अब आप सोचेंगे फिर पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या बनती है? एक नली बनने लगती है प्रकार से। ठीक है, और इस नली में क्या निकलते हैं? ये जो आपकी पॉलन ग्रेन है, इससे दो गैमीट निकलते हैं इस प्रकार से। ये गैमीट नीचे की ओर आएंगे और इस एक्सेल के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। जब ये एक्सेल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेल और पॉलन ग्रेन में जो गैमीट होते हैं, इन्हीं से आगे क्या बनता है? बीज बन जाता है।
और इसी बीच से क्या बनेगा, नया पादप बनेगा। क्या बनेगा, नया पादप। तो बेसिकली हमें ये देखना था कि फूल का काम क्या होता है। हमने कहा फूल का काम है यहाँ पे प्रजनन करना। प्रजनन कैसे होती है, हमने कहा कि जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन या पराग कण कहाँ से, पराग कोश, ये क्या है हमारा पराग कोश, कहाँ जाते हैं, पराग कोश से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है, दो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एक तो है यहाँ पे पॉलिनेशन, जिसमें हम डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। यानी कि परागण की क्या परिभाषा है, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो दो परिभाषाएं याद रखनी, पॉलिनेशन है और एक हम निषेचन देखेंगे। सबसे पहले आप ये जो डेफिनेशन है, सेम चीजें जो हमने इस डायग्राम में देखी तो सेम चीजें हमें बताई गई हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो पॉलन ग्रेन है या ये जो परागकण है, ये इस भाग तक कैसे आते हैं। तो हमने कहा ये आते हैं बाय विंड, यानी कि हवा के द्वारा, बाय इंसेक्ट यानी कि कीटों के द्वारा, वाटर भी होता है यहाँ पे, पानी के द्वारा भी आते हैं, यानी कि पानी के द्वारा, ठीक है, बर्ड्स भी होती हैं, पक्षी भी होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन उड़ करके कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागण की प्रोसेस क्या होती है, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने बात की है पॉलिनेशन की। अब एक और प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मैं सारे लेबलिंग हटा रही हूँ जो आपने कर ली होंगी, ठीक है। एक और प्रक्रिया आप देख रहे हैं जिसमें हमने कहा पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या थे, मेल गैमेट थे, और वो क्या हो गई है, यहाँ पे एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर है जिसमें एक्सेल और जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पे हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट जो कहाँ पर होंगे, जो पॉलन ग्रेन में होंगे, यानी कि पराग कण में होंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट जो कि अंड कोशिका है, यानी कि एग सेल जो है। फर्टिलाइजेशन जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। तो निषेचन क्या हुआ, नर जिसे पराग कण कहते हैं, परागकण, व मादा जिसे हम क्या कहते हैं, अंड
कोशिका कहते हैं। जो युग्मक का जो संलयन है निषेचन कहलाता है। आपको बेसिकली दो डेफिनेशन नोट करनी है यहाँ पे। एक तो ये है, इसी की यही जो पॉलिनेशन है इसी का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में वो ये है, जिसे हम परागण कहते हैं। अब आता है फर्टिलाइजेशन। ये तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये है, और फर्टिलाइजेशन जिसे हम हिंदी में निषेचन कहते हैं तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है। आपको दोनों क्या करने हैं यहाँ पे, नोट करने हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये आपकी पेस्टिल आपको बता रखी है। कुछ क्वेश्चन आपके पास आ रखे हैं, जैसे कि फूल के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, बाह्य दल और दल में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल के नर भाग और मादा भाग के नाम बताइए। वर्तिकाग्र फूल के किस भाग में पाया जाता है। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं। पूर्ण तंतु का कार्य बताइए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, फूल का सबसे रंगीन भाग कौन सा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आंसर्स यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फूल के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें आपने फूल के सभी भागों को यहाँ पे क्या किया है, बताया है। कलरफुल डायग्राम आपने यहाँ पे बनाया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि बाह्य दल व दल में अंतर बताइए। तो बाह्य दल जो होते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो छोटे वो हरे रंग के होते हैं। जो फूल का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि बाह्य दल छोटे होते हैं, हरे होते हैं, वो फूल का सबसे बाहरी जो घेरा है वो बनाते हैं। दल जो है वो अनेक रंगों के होते हैं, ठीक है। और बाह्य दल के बाद ये आते हैं फूल का सबसे जो अट्रैक्टिव या आकर्षक भाग है वो यहाँ पे दल होता है। फूल के नर भाग का नाम बताइए। तो नर भाग का नाम होगा स्टेमेन। स्टेमेन को हम कहते हैं हिंदी में पुंकेसर, ठीक है। और मादा भाग जो है वो है पिस्टिल। पिस्टिल को आप कहते हैं स्त्री केसर। नेक्स्ट है, वर्तिकाग्र फूल के किस भाग में पाया जाता है। तो वर्तिकाग्र जो है वो फूल के किस भाग में पाया जाता है। आपने कहा ये पिस्टिल में पाया जाएगा। पिस्टिल का भाग होता है क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है। नेक्स्ट है, परागकण कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने कहा परागकण जो है वो पराग कोश में पाए जाते हैं। परागकोश जिसे हम एंथर भी कहते हैं। परागकोश कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पूर्णतंतु का कार्य बताइए। पूर्णतंतु क्या करता है, फूल को या परागकोश को फूल से जोड़े रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फूल का सबसे रंगीन भाग कौन सा है। आपने कहा दल, जिसे आप पेटल कहते हैं। चलिए तो आपके जो आंसर है वो अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर
आपके जो सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपने स्टेम, लीफ और आपने फ्लावर की बात की है वो हो गए हैं। अब आपके पास आती है रूट। रूट जो है सबसे पहले तो रूट हमारे पास दो प्रकार की आती है, टैप रूट या मूसला। टैप रूट जिसे आप मूसला जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट जिसे आप रेशेदार जड़ कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि यह अर्थ, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं जो कहाँ जाती हैं, आपने कहा जो गहराई में आपको मिलती हैं, फैली हुई होती हैं, ठीक है, इस प्रकार की जड़ें हैं। दूसरी कुछ इस प्रकार की जड़ें हैं जो कुछ रेशेदार होती हैं, गहराई में ना जा करके ये क्या होती हैं, फैली रहती हैं। इस प्रकार की जड़ें तो दो हमारे पास जड़ें हैं, इसे हम कहते हैं टैप रूट जिसे आप मूसला जड़ कहते हैं, इसे आप कहते हैं फाइब्रस रूट जिसे हम कहते हैं रेशेदार जड़ें। ठीक है, अब हमने कहा कि ये दो प्रकार की जड़ें हैं, तो क्या ये अलग अलग प्रकार के पौधों में पाई जाती है? हमने कहा बिल्कुल अलग अलग प्रकार के पौधों में पाई जाती है। जैसे कि अगर हम टैप रूट का एग्जाम्पल देखिए तो ये हमारे पास जो आती हैं वो टैप रूट है, ये हमारे पास फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे जैसे जो घास होती है या जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे गेहूं के पौधे हो गए हैं, धान के पौधे हो गए हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें आपको रेशेदार जड़ें मिलेंगी। जैसे आपके का पेड़ हो गए हैं, जैसे यहाँ पे कैरेट है, तो कैरेट क्या है, यहाँ पे एक जड़ है जो क्या होती है, गहराई में जाती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो गहराई में जाती हैं और कैसी होती है, स्ट्रेट जाएंगी, गहराई में जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रांग होती हैं। दोनों में अंतर हम देख सकते हैं, एक जो है वो स्ट्रांग है, नीचे जा रही है, उसे टैप रूट या मूसला जड़ कहेंगे, एक है जो रेशेदार जड़ें यहाँ पर हमें बताती है। अब दोनों में हमने क्या कहा, हमने कहा जड़ें जो होती है अधिकतर भूमिगत होती हैं। अधिकतर क्यों शब्द बोला गया है, क्योंकि कुछ जड़ें जो होती हैं वो भूमि के ऊपर भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, हमने बोला जड़ें जो है वो अधिकतर भूमिगत भाग होती हैं पौधे का। ये मिट्टी से, इसका काम क्या है, मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करना, मुख्य जो काम होता है इनका वो है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा काम होता है कि पौधे को यहाँ पे क्या करना, स्ट्रेट रखना, सीधा खड़ा रखना और उसे मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट है कुछ जड़ें भोजन संग्रहित करती हैं और क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसे कैरेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो होते हैं ये कैसे कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो भोजन का संग्रह करती हैं, जिनका प्रयोग हम खाने में यहाँ पर करते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जिसमें टाइप्स ऑफ रूट बोला गया है, जिसमें सबसे पहले हम फाइब्रस रूट पढ़ रहे हैं। आपने कहा रूट्स आर ऑफ टू टाइप, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, ठीक है। तो जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। फाइब्रस रूट जो होती हैं इन द प्लांट लाइक ग्रास एंड branches of root come out from the base of the stem, such roots are known as fibrous root। आपने कहा घास जैसे पौधों में जड़ की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं और ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल भी आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बताया गया है यहाँ पे टैप रूट के बारे में, यानी कि मूसला जड़ के बारे में। आपने कहा इन सम प्लांट्स द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम द थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड विच इज कॉल्ड द मेन और प्राइमरी रूट, सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट, ठीक है। तो हमने कहा कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो कि कैसे होती है, यहाँ पे गहराई में जाती हैं और आपने कहा कैसी होती है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इन्हें हम मूसला जड़ यहाँ पर कहते हैं। जड़ के कुछ भाग हमने देखे थे जब हमने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, तो आपने रूट हेयर पढ़ा था, आपने रूट हेयर जिसे जड़ रोम हम कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ा था। लेटरल रूट आपके पास आते हैं, आपने कहा था स्मॉलर रूट ऑन टैप रूट कॉल्ड लेटरल रूट। तो टैप रूट पे जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। Plants having leaf with reticulate venation have taproot and plants having leaf with parallel venation have fibrous root। क्या बोल रहा है,
इस डायग्राम को देखिए, ये आपको बताया गया है कि जहाँ पर अगर टैप रूट होगी यानी मूसला जोड़ोगे तो उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। अगर आपको पत्ती में वेनेशन पैरेलल वेनेशन है या समांतर सिरा विन्यास है तो आपको रेशेदार जड़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो डायग्राम एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर जो फ्लावर है उसके फंक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हमने रूट यहाँ पे पढ़ी है, रूट और लीफ में क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हमने बात की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।